अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो पिछले साल के क्वेश्चन पे शुरू कर दो, जो जो चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड, और इससे बुक से भी कॉन्सेप्ट देखो ऐसा दूसरी बुक से तीसरी बुक से पढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमें अपने हिसाब से बताने दीजिए, हो सकता है उसके हिसाब से हम बताएं तो आप बुक में तो आप भी पढ़ सकते हो, हम अपनी तरफ से बताएं, आप बुक से पढ़ो फिर देखो कौन सी डेरिवेशन नहीं समझ में आए, इसी चैप्टर वाइज बताना, जो चल रहा है उसी का बताना, कौन सा है कौन सा डेरिवेशन नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, आप देख लेना, देख कर जब भी चाहो बता देना और हम उसको देख लेंगे। खुली वाली प्रॉब्लम देख लें, सिंपल प्रॉब्लम सिंपल होगी, लेकिन एक ही प्रॉब्लम में कई कॉन्सेप्ट चेक करने वाली प्रॉब्लम्स होगी। मुझे कोई रिलेट सपोर्ट है और इससे इधर वाले मास m है, ठीक है, ये 2m है, ये m है, और नीचे एक फोर्स लगाया जा रहा है और ये नीचे फोर्स लगाया जा रहा है। तीनों प्रॉब्लम को देखो, पहले वाले में एक मास लटका हुआ है, दूसरा नहीं लटका, उसको रस्सी ऊपर खींच रहे हैं। दूसरे वाले में m का डबल 2m लगा दिया है। तीसरे वाले में दोनों mm है लेकिन एक फोर्स और लगा दिया है। अब क्वेश्चन में ये पूछेंगे कि A1, A2, A3 के बीच सही संबंध है, ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं आपको दिए हुए, A1 greater than A2 greater than A3, A1 बराबर A2 बराबर A3, A3 greater than A2 greater than, जो भी, या इनमें से कोई नहीं सकता। तो इस तरह की प्रॉब्लम सिंगल क्वेश्चन है, 3 पूरी दे दी, सारी नॉलेज एक क्वेश्चन में टेस्ट कर ली। अब सबसे पहले क्या करते हैं, टेंशन, ये तो टेंशन यहाँ हो गया, जब हम इसको खींचेंगे रस्सी को इसमें भी टेंशन प्रोड्यूस होगा, इसमें ये चला गया, ठीक है, इसी प्रकार से इसमें टेंशन ये आ गया, इसमें ये आ गया, ठीक है ना, इस तरह से आता है। अब मान लिया कि पहले वाली पूरी एक्सेलरेशन चलना शुरू करती A1 से, ये वाली A2 से, और इसमें एक्सेलरेशन A। अच्छा, आप लोग निकालिए, बहुत सारी प्रॉब्लम कर ली, A1 निकालिए, तो निकालिए फटाफट बताइए। तरीका क्या होता है, चलाने वाला और रोकने वाला, इसको वैल्यू लिखिए, यहाँ पे 2mg लगा है, 2mg, जिसका निकलता है बता दीजिए। कंसेप्ट क्या लगाएंगे, वही चलाने वाला, हाँ, तो चलाने वाला कितना है, इधर F2 बराबर F है ना, चलाने वाला कितना 2mg, रोकने वाला M, नहीं, m का नीचे लग रहा होगा ना mg, जी आ रहा है क्या, हाँ जी, mg बराबर टोटल मास ऑफ द सिस्टम एक ही मास लटका हुआ है, तो m और एक्सेलरेशन हमने माना था इसका ठीक है, m सब कैंसिल हो गए, m2mg माइनस mg, mg बराबर m एवं a1 बराबर g, ठीक है। आगे दूसरे वाले को निकालते हैं, दूसरे वाले का रस्सी पूरा खींचा नहीं जा रहा है, नहीं खींच रहे कोई बात नहीं, लेकिन इसका भार ज्यादा था, ये 2mg mg चलेगा इधर ही,
फिर वैसे हो गया 2mg जी माइनस आ n रहा है इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है 3m 12 लग रहा है पूरा एक साथ ऑब्जर्व कर लिया। तो हमने कहा a निकालते समय पूरा सिस्टम देखते हैं। तो ये हो गया 3ma2 ठीक है। तो ये mg बराबर 3 में तो m कट गया a2 बराबर g by 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब तीसरे वाले सिस्टम में देखो जी तीसरे वाले में तो g/2 आ रहा है g by 2 कैसे लगाया बताओ। सर। ये जो चलाने वाला ये बराबर 2mg है और जो रोकने वाला है वो mg पे mg है और बराबर कर दिया टोटल मास 2m है और इनटू a3 इक्वल टू g by ठीक है। सर इसमें g/2 नहीं आएगा, सॉरी mg बचेगा ना यहाँ पे बाएं से। अब रिलेशन बताओ a1 a2 a3 का कौन सा ग्रेटर है इसमें। एक मिनट जो प्रॉब्लम मैंने थोड़ा शुरू कर दिया इसको mg कर लो ठीक है। हाँ ठीक इसलिए कर लो क्योंकि फिर वो ऑप्शन जैसा क्वेश्चन आया था वही हम सॉल्व कर देंगे। देखो पहले में केवल 2mg फोर्स लगाया था, दूसरे में 2m का वेट लगाया था और तीसरे में mg लगेगा। हाँ देखो कुल मिला के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ 2mg लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार 2mg का फोर्स लगा रहे हैं ठीक है, एक बार वेट लटका के 2mg ला रहे हैं और एक बार वेट की लटकाया फोर्स भी लगाया तो mg mg 2mg सही। अच्छा मतलब हम चलाने वाला 2mg रखना चाह रहे हैं, एक जैसी प्रॉब्लम है ना। अब देखो चलाने वाला फोर्स हमेशा 2mg है ठीक है, लेकिन फिर भी एक्सीलरेशन अलग लगा रहा है ठीक है, और रोकने वाला हमेशा mg है फिर भी एक्सीलरेशन अलग आया। तो कभी ये लगता है कि नहीं जो सिस्टम एक जैसे लग रहा है देखने में तो एक्सीलरेशन बराबर आएगा, तो कंफ्यूजन क्या होता है, अच्छा ये चलाने वाला रोकने वाला चलाने वाला रोकने वाला ये लगभग बराबर आ रहा है, अरे एक बार बराबर एक बराबर एक ही कर दो, टाइम नहीं है तो जल्दी से क्वेश्चन कर दिया और हो गया गलत जी ठीक है। तो जब भी फोर्स लगता है मास नहीं लटकाया जाएगा तो केवल टेंशन आएगी और कोई चीज नहीं। 2mg यहाँ तो फोर्स नहीं लगा, 2mg वेट नीचे चलाने वाला हो गया, इसमें m था तो इसका वेट भी तो लगेगा, w बराबर mg लगा प्लस फोर्स mg लगा तो mg 2mg चलाने वाला रोकने वाला बराबर कर दिया किया। तो अब आप बताओ सबसे बड़ा कौन सा हो गया, a1 हो गया, सबसे छोटा a2 है ना, और उससे छोटा हो गया a3 है ना, सबसे छोटा a2। तो जो भी विकल्प दिए हो उनमें से ये वाला Yes. a1 क्या वो वाला प्रॉब्लम का आपको करके दिखाएं, रस्सी का वजन भी होता है यहाँ पे जी बताइए। आगे बढ़ो भी पता चलेगा। चलो एक सरफेस बनाओ तो फुट के बराबर पाँच के जी 10 दो गुटके बना लो 5 केजी और दूर बनाना
एक्स जैसा ही है, ये दूरी तो है विस्तार हो गया, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वेलोसिटी बन गई। तो डी ओवर डी टी इसका दिया है, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं डी ओवर डी टी किसका लिखा, आर सी एम का, ठीक है। तो बी सी एम आ जाएगा। इन सभी में करते चले जाओ। RCM PCM plus M2 D2 and so on and then Dn. Clear? Yeah, yeah. कोई डाउट? तो आपने देखा कि अगर हमें सेंटर ऑफ मास मालूम तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग पार्टिकल्स के लिए क्या हो गया, देखो m1 v1 का मतलब मोमेंटम हो गया पहले पार्टिकल, दूसरे सभी पार्टिकल्स के मोमेंटम का सम बटे टोटल बॉडी का मास। इसको अगर मिला गया कैपिटल एम लिखते हैं, कैपिटल एम बीसीएम, ठीक है, बराबर देखो इसको हम लिख रहे हैं P1 मतलब ठीक है ना, इसी तरह से T2 एंड so on Tn जी ये क्या है MP जी ये P का टोटल ये P हो गया पूरी बॉडी। हाँ PCM लिख लो, सेंटर ऑफ मास क्या है अबाउट पूरी बॉडी का मूवमेंट बराबर P1 P2 एंड so on। इसका मतलब है कि सारे पार्टिकल सब वेक्टर होंगे, वेक्टर भी लगा सकते ऊपर वेक्टर 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 जाएगा, ठीक है, आर के ऊपर बी के ऊपर बी के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, कुछ मिस्टेक हो रही है? चलो कभी कभी क्या होता है लिखने में हो सकता है हमसे मिस्टेक हो रहा है। तो सारे पार्टिकल का अलग मोमेंटम का सम जो है इसके बराबर आ रहा है। अगर बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंटम निकालें तो उसके बराबर आ रहा है। अब एक चीज आपने ये पढ़ी होगी कि अगर इस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, ये पहले बता चुके हैं, यानी कि F एक्सटर्नल इक्वल टू 0, उस कंडीशन में क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन जो होगा ACM मान लो पूरा एक्सेलरेशन कैसा होगा 0 F बराबर m F0 तो m into A0 m 0 हो नहीं सकता है 0, ठीक है। एक्सेलरेशन जब 0 होता है इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, BCM बराबर कांस्टेंट, BCM कांस्टेंट m कांस्टेंट, इसका मतलब PCM कांस्टेंट जी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से और यहाँ तक देखो पहले और आखिरी वाले, मतलब अगर किसी बॉडी पर बाहर बल नहीं लग रहा है, फोर्स 0 है तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, पूरा मोमेंटम उसका कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो यही सब एक्सप्रेशन का सिग्नल। दूसरा तरीका ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, PCM कांस्टेंट का मतलब है ये चलना शुरू किया था ना तभी तो PCM आया, B वेलोसिटी आई, चलने से पहले इसका समझे अगर PI रहा हो PI CM तो PF CM के बराबर होगा, I का मतलब इनिशियल प्रारंभिक, F का मतलब फाइनल, ठीक है। जब कंजर्व बराबर होगा जैसा पहले था वैसे
तो चलाने के लिए फोर्स तो लगाया होगा ना हमने, नहीं। इनिशियल और फाइनल। देखो एक्सेलरेशन जीरो माना ना, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना। कांस्टेंट वेलोसिटी। ड्रैग से पूरी वाला सिस्टम में जाना। अगर क्वेश्चन में दे दिया गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, या ये कह रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम एक नियत वेग से ऊपर की ओर उठाया जा रहा है, तो उसमें से लेकर निकालने की जरूरत है, सीधा एक जीरो रख के उसके कैलकुलेट करना शुरू करना। अब एक क्वेश्चन इसका फटाफट देख लो, फिर आगे चलते सर हैं। ये भी बोले। अब एक एग्जांपल अच्छा कार जा रही है। ठीक है। अब इस वेरी परफेक्ट नहीं था। एम मास का कोई व्यक्ति था, चलती कार में कूदा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कूदने के बाद अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी कार की। पहले तो कैपिटल वी वेलोसिटी से एम मास की कार जा रही थी, अब एम मास स्मॉल एम मास का व्यक्ति उस पर कूद पड़ा, तो पूरे सिस्टम का मास चेंज हो गया, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। देखो भाई ये वाली प्रॉब्लम सब लोग निकालो, इसको कौन हल करेगा। अब आप निकालो, तो पहले पूरे सिस्टम का प्रारंभिक संवेग निकालो। एक क्लू ये नीचे आ रहा वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकल हमें कंसीडर नहीं करनी है इसमें, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, सॉरी इसका हॉरिजॉन्टल जीरो। अब हम निकाल उधर से आ रही हमारी तरफ आ रही। ठीक है, ये तो बना फिर चलती रहेगी लेकिन बदल जाएगी। एम वी अपॉन स्मॉल एम प्लस। आपने क्या बताया सर एम वी अपॉन प्लस कैपिटल है। और निकालिए, कैसे निकाला तुम लोग भी निकालो जल्दी। इनिशियल मोमेंट घटना से पूर्व का संवेग, घटना के बाद का संवेग बराबर लॉ ऑफ कंजर्वेशन। घटना
हाँ आ जाओ, मिल गए। यस सर। और नई वेलोसिटी मान लिया हो गई V dash। हमने v डैश मान लो जी, ठीक है। जी डैश। मतलब जब कूदने के बाद कार चलने लगी v डैश वेलोसिटी से, कैपिटल v डैश मान लो, तो पहले v था, कैपिटल तो v डैश बराबर कैपिटल M कैपिटल V ये सिंपल एग्जाम्पल था। इसी तरह के गन वाले एग्जाम्पल होंगे, पिस्टल वाले होंगे, कैनन वाले होंगे, ढेर सारे होंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब वो कुछ पुली वाले एग्जाम्पल्स मंकी और बनाना वाले होंगे, उनको हमने स्किप कर दिया, वो आप लोग खुद कर लेंगे। यही कराते रहेंगे तो फिर आगे बढ़ी नहीं आगे बढ़िए। सर ये सब तो फिल्मों में ही होता है ना, ऐसे कूदना उड़ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं रियलिटी देखो, फिल्मों में भी कुछ तो चीजें वर्चुअल दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साइंस और रियलिटी से जुड़ा ही रहता है। साइंस फिक्शन मूवी आप लोग देखते होंगे कभी, देखिए कितनी अच्छी चीज। आप लोगों ने कभी साइंस फिक्शन मूवीज देखी है? कोई बताइए। क्या सर? साइंस फिक्शन मूवीज देखी है? होती क्या है सर हमारे में? होती क्या? सर सुपर 50 देखिए। साइंस फिक्शन का मतलब हुआ कि जैसे जुरासिक पार्क से जुड़ा, हाँ जैसे जुरासिक पार्क हुई, टर्मिनेटर, ट्रांसफॉर्मर्स, है ना, ये मूवीज, इंटरस्टेलर, ऐसी मूवीज देखिए, उनसे साइंस के कॉन्सेप्ट जुड़ रहे हैं। तो उसमें आपने अक्सर अगर टीवी पर भी कोई ऐसा प्रोग्राम आ रहा है, स्पेसशिप कभी देखा है आप लोगों ने? और ऐसा स्पेसशिप जो इंटरस्टेलर ट्रेवल करता हो, मतलब अपनी गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जा रहा हो, इस तरह की स्पेसशिप कभी दिखाया जाता है तो देखा होगा। उसमें कुछ इस तरह एक सिस्टम रहता है, देखिएगा एक तरह की रॉड जैसी तो रहती है, चलता पूरा, और पूरे से पे बड़ा सा भील ऐसा करके लगा रहता है, ऐसे भील बड़े से। ये क्या करती? अरे वो फिल्मों देखिए। में होता है ऐसा। हाँ, लड़ा और ये भील अपनी एक्सिस पर रोटेट करते रहते हैं। सुपर 50 देखी हो जिसमें पढ़ाते हैं। इस तरह का कभी याद आ रहा है? देखा एक स्पेसशिप बड़ा सा चल रहा है और उसके चारों बहुत जितना बड़ा स्पेसशिप उससे बड़ा भील लगा रहता है, वो भील रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो बनाई जरूर गई साइंस फिक्शन मूवी, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जा रहे हैं, लेकिन ये भील क्यों लगा है सबने देखा होगा। वो चैप्टर भी आपका चल रहा है, उससे भी देखा अभी बताने वाले हैं। अरे भाई इसमें आवेग ही बचा, आवेग आगे बचा है, आगे बता देंगे अभी बता देंगे। तो देखो ऐसा होता है कि स्पेस में क्या होता है, वेटलेस गैस की कंडीशन होती है, भारीता। तो भारीता होगी तो आपने देखा होगा स्पेस के अंदर, स्पेस स्टेशन के अंदर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट दाहिने बाएं का कोई अंतर नहीं होता है। आप छत पर भी बैठ सकते हैं, आप दीवार पर बैठ के चाय पी सकते हैं, पैर इधर सर इधर करके, सर ऊपर तो सॉरी पैर ऊपर सर नीचे करके उल्टा कप करके चाय पी सकते हैं, है ना, क्योंकि वहां पे ऊपर नीचे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ग्रेविटी की वजह से हम कहते हैं नीचे का मतलब जो चीज वो चीज फ्री छोड़ देंगे, जहाँ गिरते हैं वही कहते हैं, नीचे जहाँ नहीं गिर रहे ऊपर। तो ये व्हील होते हैं, रोटेट करते रहते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्र बल उत्पन्न करते हैं, जिससे एक स्यूडो फोर्स ग्रेविटी बन जाता है। ग्रेविटी के बराबर इतनी स्पीड से रोटेट कराते हैं कि ये बाहर की ओर अपकेंद्र त्वरण G बराबर 9.8 के बराबर लगाने लगे, और पूरी लेबोरेटरीज का सेटअप इन व्हील्स के अंदर होता है। तो हम बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पृथ्वी पर ही बैठे हैं, जो रोटेट करते हुए व्हील के अंदर बैठे होंगे, बहुत बड़ा व्हील होगा, तो पता ही नहीं लगेगा कि हम अंतरिक्ष में हैं या पृथ्वी पर। तो बिल्कुल ग्रेविटी इतनी स्पीड से घुमाएंगे कि बाहर की ओर अपकेंद्र त्वरण इसका G के बराबर लगने लगेगा, तो ऐसा लगेगा कि जब के अंदर बैठे, लेकिन हम अपने कमरे में बैठे पृथ्वी पर, ठीक है। चलिए ये हटा दें सब। आगे के लिफ्ट, फॉर एग्जांपल लिफ्ट में कितने लोग सफर किया है? कभी बिल्डिंग्स में कभी नहीं गए होंगे, हाँ बताइए। लिफ्ट सर हम चढ़े हुए हैं। हाँ, ठीक है। कभी चढ़े हुए हैं कानपुर वाले पे। ठीक है, कानपुर वाली में चले लखनऊ ऐसे ध्यान रखिए। यस सर। पहले समझ लो कि हम लिफ्ट से
सर हम इलाहाबाद में। आप इलाहाबाद से, चलिए अच्छी बात है। अलग अलग शहर में खड़ा है लेकिन कोई बात नहीं। देखो लिफ्ट का पहले कॉन्सेप्ट समझ कोशिश करते हैं इसमें इस तरह के आएंगे कि लिफ्ट के अंदर एक वेइंग स्केल रखा हुआ है। यस सर। ठीक है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट फ्री वेलोसिटी से नीचे जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, फ्री एक्सेलरेशन कर दिया है, जीरो एक्सेलरेशन कर दिया, अलग कंपनी का है। फिर कभी प्रॉब्लम होती कि उसमें व्यक्ति खड़ा हुआ है, स्प्रिंग में एक मास लटकाए खड़ा हुआ है, लिफ्ट ऊपर चलने लगी, लिफ्ट नीचे चलने लगी, लिफ्ट का तार टूट गया, बहुत सारी प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट समझ लो तो जाए जो प्रॉब्लम हो, फोर्स हमें केवल देखना होगा कि इधर कौन सा लग रहा है, बैलेंस किया, आंसर निकाल दिया। तो क्या करते हैं, पहले तो देखा कि यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट चली और ये है फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। और एक यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, ये ग्राउंड फ्लोर दिखाएगा, ये फर्स्ट फ्लोर दिखाएगा, ठीक है, और इन वीडियो दिखाएगा। अब क्या है कि लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी, तो पहले तो स्टेशनरी थी, इसका त्वरण था शून्य। अब ये चलना प्रारंभ करेगी तो क्या होगा, वेग धीरे धीरे बढ़ेगा, इसका मतलब इसमें एक्सीलरेशन आ गया। दोनों फ्लोर के बीच जाते जाते ये नियर ब्रेक से गति करने लगेगी, ये तो नहीं बढ़ता रहेगा, बढ़ेगा तो फिर रोकने की दिक्कत होगी। थोड़ा सा वेग बढ़ाया उसके बाद फिर वो स्ट्रेट हो जाएगा, ये उसके बाद जब पहुंचने को होगी तब क्या करेगी, अपनी वेलोसिटी को धीमा करेगी, यानी कि रिटार्डेशन लगेगा। मतलब पहले एक्सेलरेशन लगा था, यानी कि ए की वैल्यू ऊपर की ओर थी, कि जब धीमा होना शुरू हो गया तो वेग घटने का मतलब है वेग की दिशा के अपोजिट ए लगने लगा, ए नीचे लगने लगा। फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गया, फिर से ए जीरो हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पर ए बराबर जीरो, इसके बीच ए इंक्रीजिंग है ना। एक पर्टिकुलर दूरी पहुंचने के बाद फर्स्ट फ्लोर जाने से पहले क्या करेगा, ए को घटाएगा और फिर यहाँ रोक देगा, है ना। तो लिफ्ट जब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाती है तो चार तरह के चेंजेस होते हैं। ये जीरो था, बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर उसके फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया तो फिर से ए बराबर जीरो हो गया, यहाँ जीरो पाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स क्या कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स कराने का बहुत टाइम नहीं कि अगला चैप्टर भी लेना पड़ेगा। एक लिफ्ट है, उसके अंदर एक व्यक्ति एक वेइंग स्केल पे खड़ा हुआ है। वेइंग स्केल समझ रहे हैं आप? सभी में एक वेइंग स्केल जानते हैं? अरे वजन करने वाली मशीन, जिसमें खड़े हो जाता है तो आप इतने किलोग्राम है ना। तो वो क्या करता है, क्या मेजर कर रहा है, W बराबर mg, और उसमें g से भाग देके आपको दिखा रहा है। क्यों, अगर आपका मास 40 किलोग्राम है तो वेट हो गया 40 ग्राम 400, तो अगर 400 दिखाएगा तो हो जाएगा 4 कुंटल वजन हो गया क्या। तो जो स्केल पे दिखाता है वो जी से डिवाइड करके दिखाता है ना। और फोर्स तो नीचे आप लगा रहे हैं mg, लेकिन वो रीडिंग दिखा रहा है m। कोई बात नहीं, इन सभी में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, बना दो। अब पहली वाली लिफ्ट ऊपर जा रही है, पहली वाली लिफ्ट एक त्वरण से ऊपर जा रही है, दूसरी वाली एक त्वरण से नीचे आ रही है। ठीक है, तीसरी वाली लिफ्ट जब चल रही थी तो उसकी रस्सी काट दी गई, टूटने क्या होगा, नीचे गिरेगी ऊपर जाएगी, नीचे गिरेगी। इसी चीज पर डमी बिठाना हुआ है, असली व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो रस्सी टूट गई तो अब नीचे गिरते समय उसका त्वरण क्या होगा, क्यों टूटी, बहुत पुरानी लिफ्ट थी इसलिए वो कमजोर हो गई थी, टूट गई। ठीक है,
यहाँ पर अगर वो फ्री करने लगेगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बताइए? एक्सेलरेशन जी जी हो जाएगा। जबकि फ्री फॉलिंग बॉडी होती है, जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस फ्री फॉलिंग बॉडी का स्वतंत्रतापूर्वक आपने छोड़ दिया, सॉरी नीचे गिरा था तो ये छोड़ा नीचे आ रहा है, किस वेलोसिटी से है? नहीं, एक्सेलरेशन जी हुआ, वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी, इंक्रीजिंग होगी और जी उसको पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ता जाएगा पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक आने में अगर 5 थी तो अगले सेकंड में 15 हो जाएगी, अगले सेकंड में 25 हो जाएगी, मतलब हर सेकंड 10 बढ़ती जाएगी। ये 9.8। तो यहाँ पर हम कह देंगे A बराबर G तीसरे वाले कंडीशन में, ठीक है। चौथी वाली लिफ्ट चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो कुछ ही हो रहा हो, लेकिन A बराबर 0 है। A बराबर 0 का मतलब क्या हुआ कि नियत वेग से चलने लगी। जो हमने लिफ्ट वाला एग्जांपल लिया था वहां पर एक कंडीशन ये भी आती थी बीच में, A बराबर 0, A इंक्रीजिंग, A डिक्रीजिंग, A बराबर 0। ये बीच वाला हिस्सा था, ज्यादा ऊंचे फ्लोर है तो बीच में इसको कांस्टेंटली करना पड़ेगा। स्पीड से चलाने के बाद फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चलती रहेगी। जैसे मान लो आपको सीधा 10वीं मंजिल पे जाना है तो 1 मंजिल तक एक्सीलरेट हो गई, उसके बाद फिर पहली मंजिल से 9वीं मंजिल तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब A बराबर 0 जाएगी। 9वीं मंजिल पर फिर 10वें पे रुकना है तो वहां से डीएक्सेलरेट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन चाहे ऊपर जा रही चाहे नीचे जा रही हो, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी तो उसने वेलोसिटी अटेन कर ली। A बराबर 0 मतलब B कांस्टेंट अब ये व्यक्ति है, इसका W बराबर mg, W बराबर mg, ठीक है, W बराबर mg, W बराबर mg। क्या था जब लिफ्ट ये रुकी हुई थी तो सबके लिए mg था। अब आप नई कंडीशन में बताइए, अगर मान लो W डैश रीडिंग हो तो पहले वाली लिफ्ट की बताइए क्या होती है। चारों लिफ्ट रुकी हुई थी तो W बराबर mg, जो जितना वेट उसका होगा वही वेइंग स्केल पे खड़ा हुआ वजन नापने वाली मशीन पे इतना बताएगा। अब पहली वाली के लिए बताओ, A एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगी देखिए ये समझ लो कि जब आपको लिफ्ट में सफर किया तो ऐसा देखा होगा कि जब नीचे से ऊपर को जाते तो हल्का सा झटका सा महसूस होता है और ऐसा लगता है कि आपका वजन बड़ा हिस्सा लगता है। फिर जब रुकने होती है एक बार थोड़ा सा ऊपर निकलने के बाद ऐसे नीचे या ऊपर से नीचे जब आती है तो ऐसा लगता है ना कि हवा में कुछ उड़ने वाले हल्के हो वो वाला झूला है ना, राउंड वाला। उसमें क्या होता है जब सबसे ज्यादा डर कब लगता है, नीचे से ऊपर जाने फिर ऊपर से नीचे, जब ऊपर से नीचे आता है तब डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसके आप अभ्यस्त नहीं है। क्यों? नीचे से ऊपर जाता है तब आपका वजन बढ़ता है, ऊपर से नीचे आता है तो वजन कम होता है। वजन बढ़ने के हम अभ्यस्त हैं। कैसे? हमारा वजन मान लो 40-45 किलोग्राम है, हम कभी कभी 5 किलो का बैग भी टांग के चलते हैं तो उसमें 50 हो जाता है, 10 किलो सामान उठा के चलते हैं तो बढ़ने की आदत तो हमें है। लेकिन कभी रोज की जीवन की घटनाओं में ऐसा नहीं होता कि हम हल्के होके चल रहे हो, मतलब 40 की जगह 20 किलोग्राम के बैग चल रहे हो, नहीं होता ना। तो झूला झूलते तभी लगता है, तो वो घटना कभी कभी होती है तो हमारा ब्रेन ऐसा लगता है कि क्या हो गया, हवा में उड़ने वाला है। वो बहुत तेज झूला घूम गया तब तो लगता है कि बिल्कुल अगर पकड़े इसके नहीं तो बाहर गिरेंगे जाके, लगता है ना। तो सीधा सिद्धांत झूले से याद रखो। स्विमिंग करेंगे तो फिर नहीं लगेगा। स्विमिंग, हाँ स्विमिंग में लगेगा, बियॉन्ड फोर्स लगेगा। नहीं, स्विमिंग करेंगे तो हल्का रहेगा। स्विमिंग करेंगे हाँ बिल्कुल हल्का लगेगा। तो झूले में ना लगेगा। तो इसका मतलब जो लोग स्विमिंग करेंगे उनको झूले में कम डर लगेगा। क्या ये एक अच्छा निष्कर्ष निकल आया। यही साइंस है भाई। हमें सीखने का मतलब क्या होता है, हमें थोड़ी कि इक्वेशन पढ़ते हैं, चीजें पढ़ते हैं, जब तक आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना, देखना नहीं, जानेंगे, सीखेंगे नहीं। और विश्वास मानिए जब आप अच्छे से पढ़ने लगोगे, चीजों को समझने लगोगे, तो आपको चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। कैसे? जैसे आप कभी लाइट पर नजर डालोगे तो केवल आपको सफेद लाइट ये नहीं दिखेगी, आपके दिमाग में एकदम आएगा अच्छा ये तो 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम का लैम्डा इसमें आ रहा है, ऐसा लगेगा। अच्छा
ब्लैक बोर्ड तो बिल्कुल खोखला है। खोखले का मतलब है कि न्यूक्लियस तो बिल्कुल जरा सी जगह में है, पूरे में तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे, खाली है, सारे एटम से मिलके मॉलिक्यूल से बना हुआ है, पूरे में तो खाली स्पेस है। अगर हम एटम को बड़ा कर दें, एटम का स्ट्रक्चर आप लोग इसमें पढ़ रहे हैं, एटम को बड़ा करते हैं तो क्या होगा, अगर इतना एटम को इतना बड़ा करके चले जाएं कि नाभिक का आकार क्रिकेट की गेंद के बराबर हो जाए, और यहाँ भी है तो n बराबर 1 हाइड्रोजन एटम को अगर हम मान लें बड़ा करें तो n बराबर 1 पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा हूँ पता कितनी दूर होगा यहाँ से, कितनी दूर होगा लगभग, 0 कल्पना करिए, 5000 मीटर। हाँ लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर। मतलब यहाँ से मेडिकल कॉलेज और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा, और नाभिक कहाँ होगा, क्रिकेट की गेंद जैसा यहाँ, यानी कि पूरा स्थान तो खाली है। अब उसको छोटा करके देख लो, न्यूक्लियस बहुत छोटा हो गया, अब इलेक्ट्रॉन उतनी ही दूरी 10,000 गुना दूरी, 50,000 गुना दूरी चक्कर लगा रहा होगा, है ना, पूरा तो खाली है। आपको ऐसा दिखेगा यार ये तो सब बेकार की चीजें, तो फॉलो, पूरा यूनिवर्स खाली है ना, मास तो बहुत कम है, सब एनर्जी पूरे में। तो जैसे हमें कॉन्सेप्ट को समझना होता है, साथ में व्यवहारिक चीजों को समझना होता है, देखने का नजरिया बदलना होता है चीजों का। पंखा चलता देखेंगे आप कहेंगे अच्छा अरे इसमें तो इनर्जी ऑफ डायरेक्शन, इनर्जी ऑफ मोशन दोनों है, पंखा इसमें तो इसमें इनर्जी ऑफ रेस्ट है, मतलब देख के चीजों को ध्यान आ जाएगा, तो जितनी समझ बढ़ती चली जाएगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या करते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक छोटी सी घटना 2 मिनट में बताता हूँ, उसके आगे चलता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक दुनिया के ऐसे वैज्ञानिक थे जो केवल थॉट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए सारी चीज बता देते थे, मतलब लैबोरेटरी की जरूरत नहीं, सोचा उन्होंने अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा तो ऐसा होगा, और समीकरण बनाना शुरू कर दिए। 4 बल जो सबसे पहले आपको बताया था, ग्रेविटेशनल, वीक और स्ट्रॉन्ग, उन्होंने कहा था जैसे ईश्वर एक है वैसे चारों बल एक है, और बिग बैंग के समय ये चारों एक ही कहना कर रहे थे। तो यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स स्टार्ट किया उन्होंने, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, जो हम कल डिस्कस किया था, उसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई। उन्होंने जो इक्वेशन निकाल के रखे वो इक्वेशंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे। अगर एक समीकरण आप देख लें तो जब लिखना शुरू करते हैं पेज के पहले लिख सकते हैं, तो वो समीकरण लगभग पूरे पेज में जाता है, इतने बड़े रजिस्टर थे, तब एक समीकरण पूरा होता है। और ऐसे उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने लगभग 30 समीकरण बना के रखे, 30। उस समय इतने कॉम्प्लिकेटेड समीकरण थे, कपल्ड हाइपरबोलिक डिफरेंशियल इक्वेशंस थे, जिनको अगर हल कर लिया जाए 30 समीकरणों को तो हम पूरे यूनिवर्स के बारे में जान जाएं। लेकिन उस समय कोई गणितज्ञ इतना होशियार नहीं था, और ना ही पृथ्वी पर कोई सुपर कंप्यूटर कि उनका प्रोग्राम बना के उन क्वेश्चन को हल कर सके। समस्या क्या थी, पाया गया कि अगर कोई सबसे विद्वान गणितज्ञ इस समीकरणों को हल करना शुरू करेगा तो अपने पूरे जीवन में उसको 80 वर्ष का समय चाहिए इन 30 समीकरणों को हल करने के लिए, तब तक वो नहीं आ सकता। सुपर कंप्यूटर अगर सॉल्व करेगा तो उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, प्रोग्रामर को प्रोग्राम की कोडिंग करनी पड़ेगी, कोडिंग करने के बाद प्रोग्राम को रन कराएंगे तो उन 30 समीकरणों का इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, मिलियंस ऑफ पेजेस का, जिसको रन करने के लिए 6 महीने का टाइम चाहिए होगा। मतलब आज की डेट से अगर रन कराओगे 5 मार्च से तो जुलाई अगस्त सितंबर 5 सितंबर तक प्रोग्राम लगातार रन करेगा, 24 घंटे कंप्यूटर चलेगा, 6 महीने तक चलेगा, तब रिजल्ट निकल के आएंगे। कोई बीच में पावर ब्रेक हो गई तो रिजल्ट नहीं आएगा, और उस कंडीशन में अगर कहीं प्रोग्रामर से लिखने में एक भी गलती हो गई प्रोग्राम की तो 6 महीने की करीब मेहनत बेकार, फिर लाखों पेज के प्रोग्राम को फिर से चेक करना पड़ेगा। तो दुनिया में अभी तक इतना शक्तिशाली कंप्यूटर नहीं बना जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सके, अभी भी वो अनसॉल्व पड़ी। मैथ में आप लोगों ने लिबनिट्स का नाम सुना होगा, तो लिबनिट्स ने थोड़ा सा प्रयास किया था उनको अप्रॉक्सीमेट, हम नहीं करते कि आर बहुत छोटा है तो आर को नगण्य मान लो, ऐसे बहुत सी नगण्य मान के कैलकुलेशन किए तो कुछ रिजल्ट्स आते रहते हैं, लेकिन अभी तो कोई सॉल्व नहीं कर पाता। उस वैज्ञानिक में क्या था, केवल वो थिंकिंग के जरिए उसने अपनी कैपेसिटी जैसे बढ़ाई। तो हम केवल पढ़ना ही ना सीखें, मनन करें। कार वाला एग्जाम्पल था तो थोड़ा सा उसको सोचो, इमेजिन करने को, इसको इस तरह से कार रन कर रही, ये कूदा, मास बढ़ गया तो निश्चित रूप से बढ़ा तो वेलोसिटी घटी होगी तो कैसे निकालें। तो
मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। अब वापस यहाँ आते हैं। ये तो एग्जाम्पल था कि हमें कैसे थिंकिंग डेवलप करनी होगी अगली। तो पहला वाला ऊपर जाएगा तो झूला वाला एग्जाम्पल, आप भारी महसूस करते हैं मतलब मास बढ़ जाएगा, तो इसकी रीडिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। बढ़ेगा मतलब क्या है, ऐसा याद रखो कि ऊपर जाने पर बढ़ेगा, नीचे जाने पर घटेगा। झूले वाला याद रखो, झूले जब आते तो हल्का लगता, तो डब्ल्यू डैश हो जाएगा एम जी प्लस ए। ठीक है, एक चीज यहाँ पर देख लो, डब्ल्यू डैश बराबर एम जी इफेक्टिव, मतलब अब जी बदल के जी इफेक्टिव हो जाएगा इसकी जगह, है ना। तो जी इफेक्टिव क्या होगा, जी प्लस ए, मतलब नया जी का मान जो बदल हमें वहां पर अनुभव होगा लिफ्ट के अंदर, तो वो जी इफेक्टिव अनुभव होगा जो कि जी प्लस ए के बराबर होगा। नीचे आ रही होगी तो कम हो जाएगा, जी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला एम और एम जी पहले ही था और आ रही है नीचे, रस्सी टूट गई नीचे आ रही मतलब माइनस, और ए की जगह जी करेंगे तो जीरो, ए बराबर जी हो गया, ए बराबर जी हो गया ना, तो डब्ल्यू डैश बराबर जी। तो जब रस्सी टूट जाएगी तो उस समय जो व्यक्ति खड़ा होगा उस पर वेइंग स्केल पे उसका भार कितना बताएगी मशीन, जीरो बताएगी कि 0 किलोग्राम का है ये व्यक्ति, है ना। इसमें क्या होगा, ए बराबर 0 कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, एक्सेलरेशन 0 मतलब ए बराबर 0, वही चीज डब्ल्यू डैश इक्वल टू एम जी माइनस 0, डब्ल्यू डैश इक्वल टू एम जी। अब ये देख लो, और रुकी वाली कंडीशन को देख लीजिए। एक मान लो रुकी वाली कंडीशन में होती है एमजी होता, तो अगर रुकी है तब भी वास्तविक वेट बताएगी मशीन, और नियत वेग से ऊपर चल रही है तब भी वास्तविक वेट बताएगी, और नियत वेग से नीचे आ रही है तब भी वास्तविक वेट बताएगी। तो ए बराबर 0 चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए चाहे रुकी हो, तीनों कंडीशन में ए बराबर 0 रहेगा, तीनों कंडीशन में वास्तविक वेट बताएगी। अब इनकी कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बुक से आप लोग कर लीजिए, क्योंकि अगर यही कराने पड़ जाए तो समय बहुत ज़्यादा, फटाफट समय 25 मिनट का अपने पास है, हम लोग आगे चलते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, हटा दें सारे। तो लिखते भी जा रहे हैं, समझाते भी जा रहे हैं, इससे समय बचेगा। सुनते रहिए मेरी बात को केवल, ठीक है, जिससे कि वो समय बचेगा जितनी देर हम लिख रहे हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, इक्विलिब्रियम क्या होता है भैया बताइए। बॉडी का मूव एंड इक्विलिब्रियम संतुलन की अवस्था, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ हमने लिखा कंकरेंट फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में देखो जरा आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है, संगामी, संगामी, संगामी बल। संगामी बल का मतलब है जो एक ही बिंदु संग संग जा रहे हो, संगामी एक ही बिंदु से चलना शुरू है, ठीक है। जैसे ये कोई पॉइंट बी है, एक फोर्स ये लग रहा है F1, एक इधर लग गया F2, एक ये लग गया F3, एक ये लग गया F4, सभी वेक्टर हैं, और वेक्टर की लंबाई ये बता रही है कि कौन सा कौन सा ज्यादा, ठीक है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। पांचों फोर्स लगे हैं, तो ये एक ही बिंदु पर एक्ट कर रहे हैं। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं ना, तो वो भी कंकरेंट फोर्सेस का एग्जांपल होता है। तो ये हो गए हमारे कंकरेंट फोर्सेस। अब अगर इनके एक साथ लगने से ये बिंदु अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, बिंदु हो सकता है कोई बॉडी हो सकती है, कोई पत्थर, कोई गुटका, कुछ भी, अगर उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं बदल रही है या स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदल रहा है, मतलब उसका अगर विराम में तो विराम का झड़प तो नहीं बदल रहा है, और गति में तो गति का झड़प नहीं बदल रहा, मतलब वैसा का वैसा ही है। चल रहा था तो 5 फोर्स लगा दिए फिर भी उसी वेग से चल रहा है,
और रुका था 5 फोर्स लगा दिए फिर रुका रहा, तो इसका मतलब सारे बल संतुलन की अवस्था में, मतलब हर दिशा के बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, तो कहेंगे फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। और फोर्सेस कौन से थे? कंकरेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे, संगामी बल साम्यावस्था में होंगे। साम्यावस्था ही कहेंगे ना इक्विलिब्रियम को जी। यस सर। संगामी बल साम्यावस्था में होंगे अगर वो अवस्था परिवर्तन नहीं कर रहे हैं जिस बिंदु पे काम कर रहे हैं, ठीक है। गति में बना रहेगा, स्थिर में स्थिर, ठीक है। तो पहले तो लिखना चाहिए आप? नहीं समझ ठीक है, समझ गए। सर लिखा है कुछ। तो लिखना, तो फोर्सेस आर सेड टू बी फोर्सेस आर सेड टू बी कंकरेंट। सर एक बार हिंदी में बोल दो। कंकरेंट का मतलब एक ही क्या होगा? are said to be congruent if they are acting on the same point, acting on the same point, एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं तो congruent होगा। और इक्विलिब्रियम कब हो गए? दूसरा पॉइंट लिख लो, कंकरेंट हो गया, इक्विलिब्रियम कब कहलाएंगे? हमने कहा कि सभी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब इनका परिणामी बल शून्य है, तो हम कहेंगे सिग्मा एफ इक्वल टू 0, ठीक है। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, लेकिन कौन सा? परिणामी नहीं, केवल इनका मैग्नीट्यूड नहीं, विद डायरेक्शन, मतलब वेक्टर सम, है ना। वेक्टर सम 0 होना चाहिए। अब अगर ये 2 डायमेंशन में लग रहा है तो इनको हम fx fy में रिजॉल्व कर सकते हैं। f1x f1y 3 डायमेंशन में लग रहे हैं, f1x f1y f1z f2x f2y f3z। इसका मतलब अगर कंपोनेंट के फॉर्म में देखो तो यही कंडीशन fx इक्वल टू 0 सिग्मा fy इक्वल टू 0 और सिग्मा fz इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब ये होगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम में कब होंगे? जब इनके वेक्टर सम 0 होंगे दोस्तों, दे आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन देयर वेक्टर सम इज 0। तीन बलों के लिए एक नियम भी होता है, तीन संगामी बल इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उनको किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। और इसका उल्टा भी, अगर कोई 3 बल किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जा सके तो वो आपस में संतुलन की अवस्था में, साम्य अवस्था में होंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम में होंगे। देख लो, ये पॉइंट था फोर्स F1 और फोर्स F2 और कुछ मान लो फोर्स F3। अब इसको हम बनाना शुरू करें ट्रायंगल। एक तो पहले मैंने F1 इसी दिशा में बना लिया, ठीक है। F2 मतलब हमने इसको यहाँ रखा और इस दिशा में F2 बना दिया, बोलिए। इसका टेल हमने इसके हेड पे रख दिया, अब इसका टेल इसके हेड पे रखेंगे तो हमने देखी कि एक त्रिभुज के द्वारा इन बलों को प्रदर्शित कर दिया, इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम में होंगे। तो एक नियम होता है, लिख लें, if 3 concurrent forces can be represented by 3 sides of a triangle, if 3 concurrent forces, बोलिए सर। if 3 concurrent forces can be represented by sides of a triangle, then they are said to be in equilibrium। तो उनको इक्विलिब्रियम में कहा गया।
then they are said to be in equilibrium. इंटर के बच्चों ने इसकी थ्योरम पढ़ी होगी, लामी की प्रमेय पढ़ी, सबको आती कि बताएं? लामी की थ्योरम, लामी प्रमेय पढ़ी है आप? मैथमेटिक्स के हो क्या? क्यों ये पढ़ी है? लामी थ्योरम पढ़ी होगी? कौन सा सर चैप्टर है ये? चलो कोई बात नहीं, शॉर्ट बता रहे हैं, जरूर पढ़ेगी। देखो पी पॉइंट था, इसके अबाउट 3 फोर्स लग रहे हैं। देखो F1 इधर मान लो F2 ठीक है। लामी ने कहा 3 करंट फोर्सेस किसी बिंदु पर लग रहे हैं। एंगल के बारे में बताया कि अगर पहले फोर्स के सामने का एंगल मान लो अल्फा, दूसरे के सामने का एंगल मान लो बीटा, तीसरे के सामने का एंगल मान लो गामा, तो बलों और इनके बीच के कोण में एक संबंध होता है। क्या होता है बताइए? हाँ बिल्कुल, ये हम बी वाले साथ लिखेंगे तो कहेंगे F1 बटे साइन अल्फा बराबर F2 बटे साइन बीटा बराबर F3 बटे साइन गामा बराबर ये नियतांक होता है। इसको उठा लोगे तो F1 प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा या F1 इक्वल टू K साइन ऐसे, ठीक है। ये लामी प्रमेय, इस पर भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर कराने का समय ही कभी होगा तो हम करा देंगे। एक हल्का सा एग्जांपल दे रहे थे, सॉल्व करके देखना है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये एक रॉड थी, एक रस्सी यहाँ से लटकी, एक रस्सी यहाँ से लटकी, इसको ऐसे जोड़ दिया गया, इस रस्सी में एक वेट लगा दिया गया। इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। एंगल दे देंगे या कुछ ऐसा दे देंगे, ये अल्फा एंगल बना रही रस्सी, ये बीटा एंगल बना रही, ठीक है। ओके, इस तरह के एग्जांपल रहेंगे, करिएगा। अब ये संतुलन की अवस्था में नहीं रहेगा। इस बिंदु पर किसी व्यक्ति को लटकना है, ठीक है। क्यों लटकना है? इसको बैलेंस में रखना है, गिरने ना पाए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को लटका, ठीक है। अब इसका भार कितना होना चाहिए? W बराबर mg कैलकुलेट कराएंगे कि ये संतुलन की अवस्था में रहेगा। तो इस बिंदु पर लामी की प्रमेय लगानी होगी। ये इधर बल, इधर टेंशन, T2 है ना, T1 T3 है ना। इस बिंदु पर लामी प्रमेय लगाओगे, इस बिंदु पर लामी की प्रमेय लगाओगे, फिर दोनों इक्वेशन बनाओगे और निकाल लोगे कि लटकने वाले व्यक्ति कितना भारी होना चाहिए कि इसको बैलेंस कर ले, है ना। इस तरह की और भी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको देखिए करिएगा, ठीक है। बहुत इजी है लामी क्वेश्चन। एक सिंपल सा सवाल तो करके देख लो, जो इस तरह फिगर के आधार पर नहीं है, ठीक है। 3 फोर्सेस हम लोग लेते हैं और F2F ले लो। प्रॉब्लम है 3 फोर्स हैं F2F, ये कंकरेंट है। प्रॉब्लम क्या है? 3 कंकरेंट फोर्सेस आर F2F और 2F। अब आपको बताना है इनके बीच कोण जो बनेंगे, उनके बीच क्या संबंध होगा, मतलब इन बलों के बीच बनने वाले कोणों के मध्य संबंध क्या होगा। निकालना शुरू कर दो। इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो, इसको F3 मान लो। इसके बीच F1 क्या होगा? इनके बीच का एंगल। अल्फा क्या होगा? इनके बीच का एंगल होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? F डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, ठीक है। 2F डिवाइडेड बाय साइन बीटा, 2F डिवाइडेड बाय साइन गामा, ठीक है। अब क्या करेंगे? बराबर कांस्टेंट होगा। अगर हम 2 से पूरा डिवाइड कर दें तो ये F डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा, F डिवाइडेड बाय साइन बीटा, F डिवाइडेड बाय साइन गामा बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर ये आपस में बराबर है, इनके न्यूमरेटर बराबर है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर भी बराबर है, मतलब अंश बराबर है। अंश बराबर कर लिया तो हर भी बराबर होंगे। इसका मतलब 2
2 sin अल्फा, ठीक है, बराबर होगा sin बीटा के बराबर होगा sin गामा। ये संबंध है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, बताइए किन बलों के बीच के कोण आपस में बराबर होंगे। तो मतलब बीटा बराबर गामा। बीटा क्या है? बीटा कौन सा वाला एंगल है? F2 के सामने का। बीच वाला और F1। आप कहेंगे F1 F2 और F1 F3 के बीच के कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। आगे अब हम लोग आते हैं फ्रिक्शन पे। बराबर मैं डाल दें इसको। जो चीज आगे बताएंगे उसको पहले समझ लो, जिससे कि पहले जानने की वजह से हम माइंड में सोच करके चलेंगे क्या चीज। दो तरह की फ्रिक्शन और कौन से कब इसको आता है? स्टैटिक, दूसरा क्या कहेंगे, गतिक। फ्रिक्शन क्या है? ये गुटका रखा हुआ है, ये लकड़ी का गुटका रखा है टेबल पे, ठीक है। इसका कुछ भार है WmG, नीचे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है M। ये अपनी जगह रखा हुआ है, यानी कि W बराबर mg, M को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। हमने इस पे F फोर्स नीचे लगा दिया, नीचे को लगने वाला बल कितना हो गया? mg प्लस F। क्या इसका नॉर्मल मतलब कितना हो जाएगा? अब ये रखा हुआ है, समझे ना प्रॉब्लम। तो गुटका रखा है, mg नीचे को लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर लगा है, समझे। इसको मैंने F बल से नीचे दबाया, तो इस पर नीचे को फोर्स कितना लगने लगा? mg प्लस F। नॉर्मल रिएक्शन उतनी रहेगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। कितना हो जाएगा? बैलेंस करेगा कितना? mg प्लस हाँ बैलेंस करेगा। हाँ बैलेंस करेगा, क्योंकि गुटका कहीं नहीं जा रहा, कहीं वहीं रखा है। तो जब तक मूव नहीं कर रहा है, इसका बदल गया। और इतना बल लगा दे कि तोड़ के नीचे निकल जाए, इसका मतलब है कि नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया, है ना। तो नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा है। इस गुटके को मैंने किसी कागज पे रखा था, कागज की सरफेस पे, कागज से यहाँ पे तना हुआ बड़ा सा लगा हुआ, रख दिया। अब फोर्स लगाएंगे तो कागज पे फाड़ के नीचे गिर जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया, वेट ज्यादा हो गया। अब दूसरी कंडीशन सोचो, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे करके, अभी वर्टिकल लगाया था, अब हॉरिजॉन्टल लगा रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल फोर्स मैंने बहुत हल्के से लगाया, फोर्स तो लग रहा है ना, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा। हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया अभी, ठीक है, नहीं मूव किया। 2 लगाया, नहीं किया। 3 4 5 6 9 न्यूटन तक लगाया, नहीं कर रहा। थोड़ा सा बढ़ा दिया, 10 किया, चलने लगा। सोचिए, जो घर में आप किसी चीज को खिसकाते हो, मेज खिसकाओ, स्टूल खिसकाओ, ये रखा हुआ इसको खिसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न्यूटन तक लगाया, नहीं खिसक रहा। ये कल्पना कर रहे हैं, 10 न्यूटन लगाया, खिसकने लगा, लेकिन फिर ऐसा फील होता है कि लगातार खिसकाने के लिए 10 से कम ही न्यूटन जरूरत पड़ेगी। तो पहली बार जब खिसकेगा उस समय ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और एक बार खिसक गया तो थोड़ा सा कम फोर्स लगा के भी आप खिसका सकते हैं। तो ये फ्रिक्शन की कंडीशंस अलग अलग बताएंगे। फ्रिक्शन आया कहाँ से? जब 9 न्यूटन तक लगाने खिसक क्यों नहीं रहा? अगर इस सतह को चिकनी कर दो, कांच की सतह बना दो, इसके ऊपर ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा, फिर रखो, तो तब क्या 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा? 4 न्यूटन लगाने से खिसक जाएगा। तो फर्क क्या पड़ा? फर्क क्या होता है कि सरफेस जो होती क्रैंकी होती है। क्रैंकी का मतलब है ऊबड़ खाबड़, है ना। अगर किसी सरफेस को पास में माइक्रोस्कोप से देखो तो बिल्कुल ये स्मूथ नहीं होगी, माइका लगे फिर भी ये हल्के से क्रैंक्स इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कुछ ना बने होंगे, बने होंगे, ऐसे बने होंगे। अब हमने इस पे रखा गुटका, गुटके के नीचे वाली सरफेस वो भी बहुत पास देखोगे माइक्रोस्कोप लेवल पे तो कुछ ना कुछ क्रैंकी होगी। अब क्रैंकी सरफेस को ऊपर चलाना है, ठीक है। ये उंगलियां क्रैंक्स है ना। अब इनको वजन से दबाओ और इनके ऊपर चलाओ, तो ये क्रैंक्स की वजह से फंस रहे हैं क्रैंक्स ना, इसलिए नहीं चल पा रहे। तो फ्रिक्शन कहाँ से आता है?
दो सरफेस। हाँ, रफ सरफेस की क्रैंक के कारण आता है। क्रैंक्स को कम करके उसको ग्राइंड करके घिस दो, चिकना बना दो, तो क्रैंक्स कम हो जाएंगे। और चिकना बना दो, तेल लगा दो, ग्रीस लगा दो, तो और ये स्मूथ हो जाएगा, तो और आसानी से घिसने लगेगा। क्रैंक कम होते चले जाएंगे, मतलब फ्रिक्शन होता चला जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन करता क्या है? फ्रिक्शन हमेशा गति का विरोध करेगा। हम तो इसको खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच की रफ सरफेस है, उसको रोकने की कोशिश कर रही है। मतलब हम लगा रहे हैं फोर्स, ये लगा रहा है फोर्स इधर फ्रिक्शन पे, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? सरफेस कांटेक्ट के लिए। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा हो गया? कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट? कांटेक्ट हो गया। लुटके को हवा में लटका दिया। मान लो मैग्नेट नीचे भी हो, मैग्नेट ऊपर भी हो, हवा में लटक गया, तो अब तो जरा सा टच करेगा तुरंत भागेगा, है ना? अब तो ऐसा नहीं होगा ना, तो नॉन कांटेक्ट में वर्क नहीं करेगा, तो कांटेक्ट हो जाएगा। इसका एक ग्राफ देख लेते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस पर इसका आने वाला फोर्स ले लें, है ना, और यहाँ ले लें फ्रिक्शनल फोर्स, इसको हम F से इधर चलाएंगे, तो ये सरफेस पर भी F लगाने की कोशिश करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। क्या होता है कि जब हम इस पर कोई बल नहीं लगा रहे खिसकाने के लिए, स्टूल ही बन लो, कोई बल नहीं लगा रहे हैं, तो इस पर घर्षण बल पीछे बल नहीं लगा रहे, जीरो। अभी खिसक नहीं रहा, हमने 1 न्यूटन लगाया, तो अभी ये कितना घर्षण बल लगा रहा होगा पीछे? खिसक नहीं रहा, इसका मतलब बैलेंस है। ये भी 1 लगा रहा होगा पीछे, हमने 2 लगाया, ये मान के चलिए 9 तक नहीं खिसकेगा। तो जब तक हम 9 या मान लो कि 10 के ऊपर खिसकेगा, 10 तक फोर्स लगाएंगे, तब तक ये भी अपने फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाता है। 7, 8, 9, 10 तक लगाया, तो ये भी 7, 8, 9, 10 तक पीछे लगा रहा है। हमने लगा दिया 11, अभी तक गया, किताब नहीं, अब तो हमें मूव करने पड़ेगा, तो मूव कर गया। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? हमारे लगाए गए बल के अकॉर्डिंग बदल रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स ये जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, लिख लो, फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, अपने आप एडजस्ट कर रहा है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्या हुआ था? फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। हम फोर्स बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, फोर्स बढ़ाया और ये मूव करने लगा। जब मूव करने लगा तो थोड़ा सा फ्रिक्शन कम हो गया, मतलब हमने 10 तक इसको फोर्स लगाया तो ये मूव नहीं कर रहा था, 11 लगा दिया तो मूव करने लगा। अब हम मूव जब करने लगा तो 10 भी लगाएंगे तब भी ये चलता रहता है। होता ना, पहली बार खिसकाने ज्यादा धक्का देना पड़ता, एक बार खिसक गया तो थोड़ा धक्का लगा के हम चला सकते हैं। तो अब और फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन हो गया कम हो गया, तो फिर हम कांस्टेंट फोर्स लगाएं तो इसको खिसका सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू हो गया और इसको कर दीजिए डिवाइड ऐसे। तो जहां तक ये फ्रिक्शनल फोर्स के कांस्टेंट है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के कांस्टेंट है, तो ये हमारा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और जहां पर ये नियत हो गया फ्रिक्शन, ठीक है, ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। ठीक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक रहेगा तब तक एक्सटर्नल फोर्स के प्रोपोर्शनल रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स, उसके बाद और ये जो वैल्यू होती है ये वाली फ्रिक्शन की, ये कहलाती है एफ मैक्सिमम, मतलब स्टैटिक मैक्सिमम। स्टैटिक का मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा स्टैटिक नहीं हो सकता। सेल्फ एडजस्टिंग है तो इससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाएगा, फिर वो मूव करने लगेगा। ठीक है।
एफएस मैक्सिमम के बीच रिलेशन बताओ, ये इनके बराबर होंगे, कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा होगा। देखो ये तो मैक्सिमम पहुंच गया, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, यानी v1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है ये। तो इसका मतलब इससे नीचे जो एफएस है वो v1 से कम ही तो रहा हो। एफ स्टैटिक जो है हमेशा v1 से कम रहेगा या v1 के बराबर हो जाएगा, और जब मैक्सिमम हो जाएगा तो बिल्कुल वो v1 के मैक्सिमम वैल्यूज। आगे चलिए से कुछ पॉइंट्स नोट कर लो, डिस्कशन हो गया। ये है ये वाला मैक्सिमम का मतलब जब खिसकना शुरू कर दिया उस समय v1 के बराबर हो जाएगा, उससे पहले v1 से छोटा रहेगा, क्योंकि मतलब ना 1 2 3 4 10 तक लगाया तब खिसकी नहीं रहा, तो वो un अगर हो गया हमारा 11 पे खिसक रहा है, तो सेल्फ टेस्टिंग है ना, 1 लगाएंगे 1 हो जाएगा, 2 लगाएंगे 2 लगाएंगे 10 लगाएंगे 10 हो जाएगा, तो हमेशा 11 से कम ही रहेगा, और एफएस मैक्सिमम 11 हो गया तो मूव करने लगेगा। तो सर ये कम v1 से कम लेस देन इक्वल टू पॉइंट पर नोट करिए। नंबर 1 फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन, दो चीजों पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर कर रहा है फ्रिक्शन? एन और यू पे। तो डिपेंड्स ऑन एन नॉर्मल रिएक्शन एंड डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नंबर 1 एन पे डिपेंड करता है, नंबर 2 घर्षण विज्ञान पे डिपेंड करता है। कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं, लोग कहते हैं कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पर निर्भर करता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट मतलब है कि जैसे एग्जांपल देखो, ये उल्टा इस तरह का है, ठीक है, ये रखा हुआ है सब कुछ, इसको मैंने पलट कर दिया, ठीक है, और इस पे फोर्स ये लगाया, इस पे फोर्स ये लगाया, mg बराबर रहा, n बराबर रहा, n बराबर रहा, mg बराबर रहा, ठीक है। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एरिया ज्यादा बड़ा है, ये एरिया छोटा है, तो अगर ये F1 लग रहा है, ये F2 लग रहा है, तो ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि F1 ग्रेटर देन F2, क्यों जी? ये है भ्रम, मिसकंसेप्शन, तो नोट कर लो। डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता ही नहीं है। देखो उसमें ज्यादा था, इसमें कम था। फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। दो मिसकंसेप्शन बहुत बड़े हैं, जिनमें ये समझते हैं कि कहीं पे गलती हो रही है। हमें लगता है कि ये ज्यादा सरफेस को रगड़ के चल रहा है, इसका मतलब ज्यादा होगा, इसमें कम रगड़ के चल रहा है तो कम होगा, जबकि दोनों बराबर है। सेकंड पॉइंट, मिसकंसेप्शन 1 आपने क्या था कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पे निर्भर करता, लेकिन नहीं करता। सेकंड कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा मानते हैं कि अगर रुका हुआ तो फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा, जबकि नहीं। क्यों? एग्जांपल देख लो, एग्जांपल एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं कराएंगे, केवल दिखाते हैं, एक गुटका रखा है, एक फोन रखा है यहाँ पे, ठीक है, मेज को अगर चुका दें तो पहले कौन खिसकेगा? जो चिकना होगा, जैसे फोन चिकना तो पहले खिसक जाएगा, जबकि ऑब्जेक्ट दोनों रखे हुए हैं, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी लग रहा है, एक को रोक रहा है, दूसरे को खिसका रहा है, तो वो इसके सरफेस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और दूसरा कि फ्रिक्शन फोर्स लग हमेशा रहा है, कोई जरूरत है कि बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शन नहीं लगा है, क्योंकि उसी के साथ दूसरी बॉडी मूव करने लगी, इसका मतलब फ्रिक्शन इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, इस पे ड्राइविंग फोर्स ज्यादा लग गया। तो नेक्स्ट नोट कर लो पॉइंट, इफ ए बॉडी एट रेस्ट, if a body at rest
then friction force not always रिएक्शन फोर्स then the friction force not always necessarily to be zero. क्या Necessarily to be zero. ठीक है? Not always necessarily आवश्यक रूप से शून्य नहीं होगा necessarily to be zero. अब